एपिसोड 10। दोस्तों, हमारे चैनल पर जितनी भी कहानियां आपको सुनने को मिल रही है, ये सारी ही हमारे द्वारा लिखी गई है। प्लीज आप सभी हमें जरूर सपोर्ट कीजिए। कहानी अब आगे। इंदौर, राजवीर जी का घर। रियांश को सोते देख परिधि उसे नहीं जगाए और वापस बाहर चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद रियांश ने अपनी आंखें खोल ली और बेड पर उठकर बैठते हुए खुद में बोला, हाँ हाँ, अभी अब तुम्हें फुर्सत कहाँ है। मेरा क्या है, वैसे भी मेरे साथ तुम खुश भी तो नहीं हो। ऊपर से तुम्हारा हैंडसम दोस्त आया हुआ है, उसके साथ भी तो तुम्हें टाइम स्पेंड करना है। बेचारा मरा जा रहा है तुम्हारे हाथों का चाय पीने के लिए। मुझे क्या, उसे जिसे एक साथ रहना है रहे। मैं बस कल यहाँ से निकल जाऊंगा, अब मन नहीं कर रहा है यहाँ पर रहने का। अंदर अजीब सी बेचैनी हो रही है। बाहर आंगन में विक्की परिधि के साथ अपने बचपन की यादें ताज़ा किए जा रहा था, लेकिन परिधि को चूंकि अब नींद आने लगी थी, इसीलिए वो बीच में ही विक्की को रोकते हुए बोली, प्लीज विक्की, बुरा मत मानना, पर वो क्या है ना कि अभी रात के 2 बज चुके हैं और इसीलिए मुझे आ रही है जोरों की नींद। तो अब बाकी की बातें हम कल करते हैं, अभी तुम भी जाकर सो जाओ। परिधि उबासी लेते हुए बोली। उसकी बात सुन राजवीर हंसने लगे और हंसते हुए विक्की से बोले, विक्की बेटा, तुम चलो मेरे साथ मेरे कमरे में सो जाना। वैसे भी इतनी रात हो चुकी है और अब वापस घर क्या जाओगे, कल सुबह चले जाना। राजवीर जी की बातें सुन विक्की उन्हें मना नहीं कर सका और उनके साथ ही सोने के लिए चला गया। परिधि भी अपने कमरे में आ सो गई। अगली सुबह 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 ही परिधि की माँ उठ सब के लिए नाश्ता बना ली और रियांश के लिए उसकी फेवरेट आलू पूरी भी बना ली। चूंकि रियांश को बचपन से ही आलू पूरी बहुत ज्यादा पसंद थी, ये बात उन्हें मालूम थी, बस इसीलिए वो आज अपने बेटी दामाद के लिए रंग बिरंगी डिश बनाते गई। जब परिधि की आंख खुली तो लगभग 7 बज रहे थे। घड़ी में 7 बजते देख और सामने सोफे पर बैठकर अपने मोबाइल में घुसे रियांश को देख हरबारते हुए उठ बैठते हुए बोली, क्या रियांश जी, अगर आपकी नींद पहले ही खुल गई थी तो आपको मुझे जगा देना चाहिए था ना। देखिए 7 बज गए, माँ ने सारा काम खुद अकेले ही कर लिया होगा। हाँ, मैंने सोचा तो था, लेकिन फिर ये सोचकर छोड़ दिए कि कल रात तुम काफी लेट से सोई थी तो इसीलिए नींद नहीं पूरी हुई होंगी तुम्हारी। वैसे मैं बाहर से एक बार आ गया हूँ, माँ ने सब कुछ बना लिया है। रियांश ये बात एकदम बिना इंटरेस्ट लिए बोल अपने मोबाइल में ही लगा रहा। उसे इस तरह से बेरुखी से बोलते देख परिधि को अच्छा नहीं लगा और सुबह सुबह ही उसका सारा मूड खराब हो गया। लेकिन फिर अचानक से उसे कुछ याद आया और वो बोली, कल रात में मैं लेट से सोई थी रियांश जी, ये बात आपको कैसे पता? आप तो मेरे कमरे में आने से बहुत पहले ही सो गए थे। तो ये बात आपको कैसे पता? परिधि ने बातों ही बातों में बिल्कुल सही बात पूछ ली। उसकी बात सुन 1 मिनट के लिए तो रियांश हड़बड़ा गया, लेकिन जल्द ही अपने बातों को संभालते हुए बोला, जाहिर सी बात है, कल तुम्हारा हैंडसम दोस्त आया था और तुम दोनों इतने दिनों बाद मिले थे तो बातों बातों में तुम्हें सोने में लेट तो हो ही गई होंगी ना, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया। अच्छा, तुम फ्रेश होकर बाहर आ जाओ, मैं जाता हूँ बाबा के पास। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया, आज मैं खाना खाकर निकल रहा हूँ वापस घर के लिए। तुम अभी कुछ दिनों तक यहाँ रहना चाहो तो रह सकती हो। रियांश इतना बोल कमरे से बाहर चला गया, परिधि की बिना कोई भी बात सुने। ये रियांश जी को हो क्या गया है? ये इस तरह के बिहेव क्यों कर रहे हैं? मतलब ये भी कोई बात हुई क्या? जब से उठी हूँ बस बेरुखी के साथ ही बात किए जा रहे हैं। पता नहीं इनके दिमाग में भी कब क्या चलता है। अब जल्दी से जाकर तैयार हो जाती हूँ, मैं भी इन्हीं के साथ घर चली जाऊंगी। वैसे भी माँ बाबा से तो मिल ही ली ना, अब यहाँ पर रहकर क्या करूंगी, घर पर सारा काम माँ और कोमल को करना पड़ रहा होगा। हम आंगन में राजवीर कुर्सी पर बैठे चाय का चुस्की ले मुस्कुराए जा रहे थे। क्या बात है जी, आज आपने ऐसा क्या देख लिया है इस पेपर में जो इतने मुस्कुराए जा रहे हैं? कोई जोक लिखा हुआ है क्या? परिधि की मां काम करते हुए बोली। उनकी बात सुन राजवीर हंसते हुए बोले, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, लेकिन बस फर्क इतना है कि ये जोक पेपर में नहीं लिखा हुआ है बल्कि मेरे सामने घटित हो रहा है। पुराने बुजुर्गों ने बिल्कुल सही कहा है, जिस दिन घर में बेटी दामाद आते हैं उस दिन घर में पकवानों की तो भरमार बन जाती है। राजवीर क्या बोल रहे थे ये बात परिधि की मां समझ गई और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ तो आपको मुझे देखकर हंसी आ रही है?
हंस लीजिए, पर सच बोलूं तो आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आखिर में पहली बार मेरी बेटी दामाद खुशी खुशी यहाँ और आए हैं, तो मैं उनकी खातिरदारी में भला क्यों कोई कसर छोड़ूं। अभी परिधि की माँ ये बोल ही रही थी कि तभी रियांश वहां पर आते हुए बोला, अच्छा माँ, तो आप मुझे अभी भी अपना दामाद ही मानती है, इसीलिए ना इतना मेहनत कर रही है। मैंने आपसे कल रात में ही बोल दिया था ना कि मैं आपके बेटे जैसा हूँ, तो मुझे दामाद के तरह मत ट्रीट कीजिए। में वजह से आप इतना परेशान हो रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बेटा जी, आपको किसने कह दिया कि मैं ये सब करके परेशान हो रही हूँ। अरे मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप दोनों पहली बार हमारे घर आए हैं, वो भी खुशी खुशी। अच्छा, अब बाकी की बात बाद में, पहले आइए देखिए, मैंने आज आपके लिए आपकी फेवरेट आलू पूरी बनाया है। जरा खाकर बताइए ना आपको कैसा लगा। क्या आपने आलू पूरी बनाई है? वाओ माँ, सच में आप बेस्ट हो। आप जानती हो, आज मेरा मन भी आलू पूरी खाने का बहुत कर रहा था। अब जब कि मैंने आलू पूरी की नाम सुन ही ली है, तो जल्दी से मुझे खाने भी दे दीजिए। रियांश ये बोल जल्दी से जाकर नीचे बिछे आसनी पर बैठ गया। अभी वो बैठा ही था कि तभी विक्की भी वहीं पर बगल में आ बैठते हुए जोर जोर से परिधि को आवाज देने लगा। परी, कहाँ हो यार तुम? मैं तुमसे मिलने आया हूँ और फिर भी मैं तुमसे पहले जग गया और तुम अभी 1-7 बजे तक सोती हो। लगता है रियांश ने कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है अपनी बेगम साहिबा को। क्यों रियांश साहब? रियांश विक्की को बस देखे जा रहा था और उसकी बातें सुन सुन मन ही मन गुस्से से बोले जा रहा था। अगर उसकी नींद पूरी नहीं हुई है तो कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है कि उठा ही दूं। दोस्त हो और उसकी चैन देखी नहीं जा रही है। रियांश बस मन ही मन बोले जा रहा था, पर अपने जुबां से ये सब बोल नहीं सकता है, इसीलिए एक झूठी स्माइल दे वापस से माँ से खाना मांगने लगा। तभी परिधि अपने कमरे से एक लाल रंग की डार्क कलर की साड़ी पहने और माथे और लाल छोटी सी बिंदी लगाए बाहर आई। वो अपने बालों को मोड़ते हुए उसमें क्लचा लगा रही थी। तभी विक्की की नजर उसके खूबसूरती पर जा टिकी और उसे देखते ही वो एकदम से अलग अंदाज में जोर से बोल पड़ा, वाओ, सो ब्यूटीफुल, क्या गजब धा रही यार। कोई भी तुम्हें एक नजर देख ले, उसकी सांसें बस वही थम जाए, इतनी हॉट लग रही हो, काश कि तुम मेरी बीवी होती। विक्की की बात सुन परिधि और उसके माँ बाबा दोनों हंस पड़े, लेकिन रियांश से अब विक्की की हरकतें और परिधि की तरफ की नजदीकियां बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। इससे पहले कि उसके मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाए, इसलिए वो झट से आलू पूरी को तोड़े एक निवाला खाते हुए बात ही बदल देता है। फिर विक्की भी खाने लग जाता है। तभी परिधि सबसे कहती है, अच्छा माँ बाबा, आज हम जा रहे हैं। यूं अचानक से जा रहे हो, क्या बात हुआ बेटा? सब ठीक तो है ना? वैसे कल इतनी रात में तो आए ही थे, आज भर रह जाते फिर कल चले जाते। हाँ सब बढ़िया है, होगा क्या? वो तो रियांश जी को पता चल गया कि मुझे आप दोनों की याद आ रही है, तो वो मुझे बिना बताए यहाँ पर लेकर चले आए। पर अब उन्हें भी आज ऑफिस में इम्पोर्टेंट काम है, ऊपर से पापा की तबीयत भी सही नहीं है, तो सारा ऑफिस वर्क इन्हीं को देखना पड़ता है ना, फिर आऊंगी ना। माँ, अगर आप लोग परिधि के साथ कुछ दिन और रहना चाहते हैं तो आप उन्हें यहाँ और रख सकते हैं। मैंने तो इस अभी भी यही कहा था, पर ये मानती ही नहीं है। नहीं रियांश बेटा, परिधि बिल्कुल सही बोल रही है। अब ये सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, बल्कि उस घर की भी बेटी है, और इस हिसाब से उसे वहाँ का भी ख्याल रखना होगा ना। फिर आप अभी अभी बोले कि आपको ऑफिस का बहुत सारा काम है, तो आपको समय से खाना मिल पाए, इसलिए परिधि को तो आपके साथ ही जाना चाहिए ना। फिर परिधि की भी यही मर्जी है, तो हम उसे रोकना नहीं चाहते हैं, क्यों परिधि के पापा? हम सही बोल रहे हैं ना? बिल्कुल श्रीमती जी। बेटा, आप दोनों खाना खाकर निकल जाइएगा। राजवीर जी ने जैसे ही अपनी बात कंप्लीट करी, झट से आगे बढ़ विक्की बोल पड़ा, सिर्फ दोनों नहीं अंकल जी, बल्कि हम तीनों। मैं भी मुंबई निकल रहा हूँ आज। मुझे नहीं पता था ये दोनों भी आज ही जाएंगे, अब तो अच्छा ही हो गया, इन्हीं के साथ निकल जाऊंगा, भले कंपनी भी मिल जाएगी और परिधि का साथ भी। क्यों? क्या सच में विक्की तुम हमारे साथ मुंबई चल रहे हो? यार, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं ये बात सुनकर कितनी खुश हूँ। वैसे भी अब मेरा जब कभी भी तुमसे मिलने का मन किया करेगा, मैं तुम्हें कर लिया करूंगी, तुम घर पर आ जाना। हाँ हाँ, जरूर आऊंगा। वैसे भी मुझे तुम्हारे हाथों की चाय जो पीनी है। वैसे मेरा सारा काम अब मुंबई से ही होगा।
जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उसी से अटैच कंपनी एक मुंबई में भी है जहाँ और मेरा ट्रांसफर हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। विक्की और परिधि की दोस्ती को देखकर रियांश जल भून रहा था और अपने हाथ में जो आलू पूरी था उसे मसल मसल एकदम चूरकर जल्दी से उठ खड़े होते हुए बोला, माँ अब मेरा पेट औरत भर चुका है, मैं अब और नहीं खा पाऊंगा, फिर गाड़ी भी ड्राइव करनी है। मैंने कल रात ही गाड़ी फोन कर मंगवा ली थी। तब विक्की जल्दी से तैयार हो जाओ, अब तो तुम अपने दोस्त के साथ ही ट्रैवल करोगे, बहुत खुश होंगे ना? क्यों परिधि, अब तो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे करीब ही रहेगा। हाँ रियांश जी, ये बात सुनकर मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा मैं जल्दी से जाकर अपना और आपका बैग पैक कर लेती हूँ। परिधि ये बोल कमरे में उठकर जाने लगती है, तभी जल्दी से रियांश भी कमरे के तरफ चला जाता है। परिधि तुम अपना बैग पैक कर लो, मैं अपना खुद कर लूंगा प्लीज। पर रियांश जी मैं कर देती हूँ ना, और फिर आपने कब से बैग पैक करना शुरू कर दिया? मैंने कहा ना कि मैं खुद कर लूंगा। प्लीज इस समय मुझसे ज्यादा मत बोलो, मेरा मूड थोड़ा ऑफ है। रियांश इस तरह से परिधि से बोला कि उसके बाद परिधि और कुछ भी नहीं बोल पाई, सिर्फ होने मन में सारे तकलीफ को सह चुप हो अपना बैग पैक करने लग गई। अभी वो कुछ ही सामान पैक कर पाई थी कि तभी उनके कमरे में तेजी में दौड़ते हुए विक्की आ गया और बिना एक भी बार लॉक किए परिधि के पास जा उसके हाथ पकड़ बोला, प्लीज यार मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, मेरे साथ चलो ना। इतने हक जताते हुए परिधि को उसका हाथ पकड़ ले जाते देख रियांश अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। पर विक्की काम क्या है पहले ये तो बताओ। देखो अभी तक मेरी खुद की पैकिंग नहीं हुई है और टाइम भी कम है। परिधि ने विक्की से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन विक्की उसका हाथ छोड़ना तो दूर वो रुकने को भी तैयार नहीं था। मैं तुम बताता हूँ, पर पहले तुम चलो तो मेरे साथ। परिधि का हाथ पकड़ विक्की उसे एकदम हक के साथ कमर ऐसे लेकर जाने लगा। प्लीज विक्की, अभी तक मैंने अपना बैग भी पैक नहीं किया है और हमें अभी कुछ देर बाद निकलना भी है। तुम्हें क्या काम है बोलो तो। नहीं पहले तुम मेरे से कमरे में चलो, वही बताऊंगा। जब रियांश से रहा नहीं गया तो वो अपने बात को थोड़ा शांति से साथ बोला, विक्की अगर परिधि का जाने का मन नहीं है तो तुम क्यों उसे जबरदस्ती खींचे लिए जा रहे हो? छोड़ दो उसका हाथ। और हाँ, ऐसा क्या काम है जो तुम्हें परिधि की हेल्प ही चाहिए? यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन से कपड़े पैक करूं और कौन से नहीं। पहले भी मेरा यही प्रॉब्लम हुआ करता था और उस टाइम भी परी ही मेरा हेल्प किया करती थी। क्या विक्की इतने बड़े हो गए हो पर आज तक भी तुम अपना कपड़ा पैक नहीं कर सकते हो? गजब हो लेकिन तुम भी। अच्छा चलो मैं चलती हूँ जल्दी से, तुम्हारा पैकिंग करने के बाद मुझे भी अपना कपड़ा पैक करना है। रियांश जी मैं अभी आती हूँ। हम जाओ ना, वैसे भी विक्की को तुम्हारी सच में बहुत जरूरत है। वो कैसे कर सकेगा अकेला पैकिंग, जब शुरू से ही तुम ही करती आई हो। रियांश के कहने पर विक्की और परिधि कमरे से चले गए। उनके जाते ही रियांश अपना सारा कपड़ा गुस्से में बेड पर फेंकते हुए खुद में बोले जा रहा था, बड़ा आया परी बोलने वाला। हम सीधे परिधि से परी, जैसे कि मैं नहीं वही उसका पति हो, हक तो ऐसे जता रहा है। और ये परिधि उससे ऐसे क्यों चिपके जा रही है? हाँ मैं मानता हूँ कि वो उसका बचपन का दोस्त है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो उसकी हर बात ही माने। पर नहीं, उसे तो जैसे लगता है कि क्या मिल गया हो। बस अब यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, इससे ज्यादा बेहतर तो सिंगापुर का ट्रिप ही रहता। कम से कम वहाँ पर ये विक्की थे हैंडसम तो नहीं मिलता, अब यहाँ से मुंबई तक चिपका रहेगा और वहाँ भी पता नहीं कब टपक पड़ेगा घर पर। लगभग 11 बजे। अच्छा बाबा, माँ अब मैं चलती हूँ। वैसे यूँ अचानक से आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी मिली, और ये सब सिर्फ रियांश जी की वजह से हुआ है। इसके लिए सच में थैंक यू रियांश जी। अरे वाह यार, रियांश जी, बड़ा रिस्पेक्ट मिल रहा है रियांश आपको। चलिए किसी को तो मेरी दोस्त रिस्पेक्ट देती है, वरना मुझे तो। अच्छा तो मैं तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देती हूँ, और ये बात तुम्हें क्यों लगती है? बस ऐसे ही। अब क्या बताओ? परिधि अब हमें निकलना चाहिए, मुझे शाम तक घर पहुंचना है। अब बाबा अब हम निकलते हैं। वैसे आते रहेंगे बीच बीच में आप दोनों से मिलने। और हाँ माँ, आपने जो आलू पूरी बनाया था सच में वो काफी टेस्टी था। जीते रहिए बेटा, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। और प्यारे भी। फिर परिधि
रियांश और विक्की तीनों वहां से निकल गए मुंबई जाने के लिए। पीछे वाली सीट पर रियांश और परिधि बैठे थे और आगे वाले सीट पर विक्की। पर रियांश बस परिधि और विक्की की बातें सुने हाँ रहा था। पूरे रास्ते वो दोनों हंसते हुए बातें करते हुए आ रहे थे। ये सब रियांश से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए थोड़ी बेरुखी के साथ बोल पड़ा, अब क्या पूरा रास्ता इसी तरह बक बक करती हुई ही जाओगी? कुछ देर तो चुप हो जाओ, मेरा सर दर्द होने लगा है तुम दोनों के बक बक सुनकर। वैसे भी कौन सा विक्की अब तुम्हें नहीं मिलने वाला है, अब तो कभी भी वो तुमसे मिलने आ सकता है। रियांश की बातों में जो बेरुखी थी ये बात दोनों को दिख रही थी, पर परिधि नहीं चाहती थी कि उनके बीच के रिश्ते की सच्चाई विक्की को पता चले और इसीलिए वो उस बात को झांपने की कोशिश करते हुए बोली, वो क्या है न कि ज्यादा आवाज सुनकर रियांश जी के सर में दर्द होने लगता है, आप आराम कीजिए रियांश जी, अब हम बातें नहीं करेंगे। परिधि के कहने पर विक्की भी बोल पड़ा, ओके परी, तुम भी अब कुछ वक्त आराम कर लो, मैं भी आज जल्दी उठा था तो मुझे तो नींद आ रही है। विक्की इतना बोल सीट पर लग अपने आंखों और रुमाल डाल सोने लगता है, पर रियांश को कहाँ चैन मिलने वाली थी। आखिर उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था उसे इस बात का एहसास भी तो नहीं था कि उसे क्यों इतना चुभता है परिधि का ऐसे विक्की से हंस हंस कर बातें करना, पर दर्द को हो ही रही थी उसके दिल में। शाम का वक्त, सिंघनिया हाउस। कोमल सबके लिए चाय बना किचन से निकल हॉल में आते हुए बोली, सुनिए सुनिए, अब जो जिस काम में व्यस्त है उसे वही छोड़ कुछ देर के लिए हॉल में आकर बैठ जाइए। आप लोगों के लिए चाय बनकर रेडी है, अब यहाँ भाभी तो है नहीं जो आप लोगों के लिए बार बार चाय बनाए, भाई मेरे तो एक बार बनाने में ही नतीजा पूरा हो जाता है। कोमल की बात सुन शांति अपने लाठी के सहारे धीरे धीरे वहां आते हुए लड़खड़ाते हुए आवाज में बोलती है, अच्छा तो अब तू हमारे लिए एक बार से ज्यादा चाय भी नहीं बना सकती हो? अरे बहू जरा इसे समझाओ, अगर इस तरह से काम करेगी ना तो कोई भी लड़का इससे शादी नहीं करने वाला। भाई ससुराल जाते ही वहां से फोन आना शुरू हो जाएगा कि हमसे अपनी बेटी को कुछ भी नहीं सिखाकर भेजा है। शांति ने मजाक करे हुए बोला, लेकिन उसकी बात सुन सब तो हंस रहे थे, लेकिन कोमल अपना मुंह फुला सोफे पर बैठ गई और बोली, देखो दादी माँ, अगर आप फिर से मेरी शादी की बात बोली ना तो मैं सच बता रही हूँ मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगी। ये क्या बात हुई भला, मैं कोई भी काम करती हूँ तो मेरी शादी की बात शुरू हो जाती है, जब होनी होगी मेरी शादी खुद ब खुद हो जाएगी। आप लोगों को इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तो भाभी आई है इस घर में और आप लोग मुझे भागने की सोचने लग गए। कोमल की बात सबको हंसा दी और फिर कोमल सबको चाय देने लग जाती है, तभी सभी को बाहर कोई गाड़ी आने की आवाज सुनाई पड़ती है। माँ ये आवाज तो रियांश भाई के कार की है ना, पर वो तो सिंगापुर गए थे तो फिर उनकी कार का हॉर्न कौन बजा रहा है? हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही हूँ, रियांश तो यहाँ पर है भी नहीं तो फिर कार किसने उसे कर ली, जरा देख कर आ तो कौन है बाहर। ओके माँ, मैं अभी देख कर आती हूँ। कोमल इतना बोल बाहर के तरफ जा ही रही थी कि तभी दरवाजे पर खड़े रियांश और परिधि को देख बिल्कुल हैरान हो गई और हैरानी भरे आवाज में बोली, माँ पापा ये देखिए, भाई भाभी वापस आ भी गए। रियांश आ गया, पर वो तो सिंगापुर गया था ना। माँ जी एक मिनट में आपको लेकर चलती हूँ, अपनी सास की उठने में मदद करते हुए बोली। परिधि दरवाजे पर से अंदर आ सबके पैर छू उनसे आशीर्वाद लेने लगी। पहले तो सबने परिधि और रियांश को आशीर्वाद दे दिए, पर सबके मन में इतने सारे सवाल थे कि कोई ज्यादा देर तक चुप नहीं रह पाया और इसीलिए एक साथ ही सब सवालों का बौछार करना शुरू कर दिए। एक साथ इतने सारे सवालों को सुन रियांश समझ नहीं पा रहा था कि वो पहले किस सवालों का जवाब दे और किसका नहीं, इसीलिए एक बार में ही वो अपना आवाज ऊंचे करते हुए बोला, अगर आप लोग चुप होंगे कुछ देर तो मैं खुद आपा सबको सारी सवालों का जवाब दे दूंगा, पर इस तरह से एक साथ इतना सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। रियांश जोर से बोला, इस वजह से सब के सब एकदम चुप हो गए और फिर रघुवीर बोला, ठीक है बेटा हम सब चुप हो गए, पर अब तुम हम सबको बताओ कि क्या बात है आखिर में। आप दोनों तो सिंगापुर गए थे ने, तो फिर ये अचानक से एक ही दिन में वो से लौट भी आए, और फिर ये आदमी, इन्हें तो हम जानते भी नहीं है, ये कौन है? पापा दरअसल हम जब सिंगापुर जाने के लिए एयरपोर्ट पर गए थे तो वहां पर परिधि के बाबा का कॉल आया था। उनसे बात करते वक्त मैंने परिधि के आंखों में आंसू देखे,
वो मुझे बोली तो नहीं, पर मैंने सोचा जब हम घूमने ही जा रहे तो कम से कम ऐसी जगह तो जाए जहां पर जाने से हमें खुशी मिल सके, इसीलिए मैंने वहां से परिधि को ले पहुंच गया इंदौर उसके माँ बाबा से मिलने। जब रियांश ने अपनी बात पूरी करी तो रघुवीर तो बहुत ज्यादा खुश हुए उसकी बातों से, पर सुगंधा अंदर ही अंदर थोड़ा उदास हो गई और बोली, ये क्या बात हुआ रियांश बेटा? हाँ, मैं मानती हूँ कि परिधि को उसके बाबा याद आ रहे थे तो तुम सिंगापुर से वापस आवे के समय उनसे मिला देते, पर इस सब के चक्कर में घूमने गए ही नहीं, एक ऐसी बात हुई। पर माँ, जब सिंगापुर में वो खुशी नहीं रहती तो वहां जाकर ही क्या फायदा? और फिर हमने इंदौर में भी तो इतना एंजॉय किया ही क्यों परिधि? हाँ माँ, मुझे वहां पर बहुत ज्यादा मन लगा, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि ये सब जानकर आपको भी दुख पहुंचा है, क्योंकि आपने हम दोनों के लिए बहुत मन से वो टिकट्स बुक किए थे, पर अब प्लीज हमें उस बात के लिए माफ कर दीजिए। परिधि की बात सुन सुगंधा बिना कोई जवाब दिए ही अपने कमरे में चली जाती है। इतना गमगीन सिचुएशन देखकर विक्की से रहा नहीं गया और इसीलिए वो बीच में ही बोल पड़ा, यार परी, अगर इस वक्त तुम लोगों के बीच प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, बाद में मिलने आऊंगा। लगता है आंटी जी नाराज हो गई है तुमसे। इतना बोल विक्की अपने कंधे पर बैग टांग बाहर की तरफ मुड़ा ही था कि तभी रघुवीर जी उसे रोकते हुए बोले, एक मिनट बेटा। परिधि बेटा, ये कौन है? पापा, वो दरअसल ये मेरा बचपन का दोस्त विक्की है, इसका ट्रांसफर यही मुंबई में जॉब के लिए हो गया है तो ये भी हमारे साथ ही यहाँ पर आ गया। अब शाम हो चुकी थी तो मैंने ही इससे कहा कि आज रात यही रुक जाए, फिर कल कोई अच्छा सा होटल देख वहाँ चले जाएगा, पर शायद अभी ये सही नहीं रहेगा। अरे क्यों सही नहीं रहेगा? बेटा विक्की, आप हमारे बहू के दोस्त हैं और इस नाते आप हमारे मेहमान भी हुए, इसीलिए आज रात के लिए आप यहीं पर रुकेंगे और जब कल आपको कोई अच्छा सा होटल मिल जाएगा तो आप वहां पर चले जाएगा। श्रीमती जी थोड़ा नाराज है इस वक्त, बस इसीलिए वो इस तरह से कमरे के अंदर चली गई, बाकी सब ठीक है। बेटा कोमल, तुम जरा इन्हें गेस्ट रूम दिखा दो। जी पापा। विक्की जी चलिए। कोमल नॉर्मली ये बोल आगे आगे जाने लगी और विक्की भी उसके पीछे चल दिया। उसे इस तरह मेहमानगिरी करवाते देख रियांश मन ही मन बोला, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, बड़ा आया दोस्त बनने वाला। जब से ये मुझे मिला है एक मिनट के लिए भी मैं चैन से नहीं सांस ले पाया हूँ, बस हर वक्त परिधि के आगे पीछे ही मंडराता रहता है। पता नहीं परिधि को इसके किसी भी बात से कोई प्रॉब्लम कैसे नहीं होती है। ये रहा आपका कमरा, आप इसमें आराम से आज रात भर रह सकते हैं। कोमल ये बोल जाने लगती है तभी विक्की एकदम स्टाइलिश अंदाज में बोला, वैसे मैं सबको तो थैंक यू नहीं बोलता हूँ, पर अब तुम मेरी दोस्त की नंद हो तो इसीलिए थैंक यू। अच्छा, तो जरूरी ही क्या है थैंक यू बोलने का? मैंने तो नहीं मांगा था आपका थैंक यू, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है मुझसे, मेहमान है बस उसी तरह रहिए हम। कोमल भी बड़े ही एटीट्यूड अंदाज में उसके सवालों का जवाब देते हुए वहां से चली बनी। उसके जवाब सुन विक्की को हंसी आ गई और एक मुस्कुराहट के साथ बोला, वैसे परिधि की नंद भी उसके पति की तरह ही है, एकदम लाल मिर्च तीखी। ये बोल विक्की कमरे के अंदर चला जाता है। इधर नीचे हॉल में भी रघुवीर जी दोनों से कहते हैं, बच्चों आप दोनों अभी अभी आए हैं, काफी थक गए होंगे, अपने कमरे में जाकर पहले फ्रेश हो जाइए, तब तक कोमल आप तीनों के लिए चाय बना देती है। नहीं पापा, थकावट किस बात की, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब जबकि मैं आ गई हूँ तो कोमल क्यों चाय बनाएंगी? मैं अभी सब के लिए चाय बना लाती हूँ। परिधि रघुवीर से बोल किचन चली जाती है चाय बनाने के लिए। इस तरह से उसे जाते देख रियांश धीरे से खुद में फुसफुसाते हुए बोला, हाँ भाई, चाय तुम ही यूं बनाओगी और भला कौन बना सकता है? तुम्हारे दोस्त को किसी और के हाथों की चाय पसंद ही कहाँ आती है भला? रियांश को खुद में बोलते देख रघुवीर थोड़ा हैरान हो पूछे, रियांश बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ पापा, मुझे क्या होगा? आई एम फाइन, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। रियांश इतना बोल वहां से अपने कमरे के तरफ बैग लिए चला गया, पर उसके जाने के बाद रघुवीर खुद में बोला, कोई बात तो जरूर है, वरना ये इस तरह से खुद में बातें तो नहीं करते थे। चेहरा भी जरा उदास सा लग रहा था। अभी कुछ देर आराम करने देते हैं, बाद में बात करते इस बारे में। सुगंधा जी का कमरा। सुगंधा नाराज हो बेड पर बैठी हुई थी और उसके बगल में उसकी सास यानी शांति देवी बैठी हुई थी। प्लीज माँ जी, आप कुछ देर मुझे अकेला छोड़ दीजिए ना, मैं खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगी।
इस वक्त मुझे अकेले रहने का मन कर रहा है। हाँ तो रहो ना बहू अकेले, मैं कौन सा तुम्हें यहाँ पर परेशान करने आई हूँ। मैं बस यहाँ बैठी ही तो हूँ और वो मैं तब तक इसी तरह बैठी रहूंगी जब तक कि तुम मुझे अपनी नाराजगी की असली वजह नहीं बता देती। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो बता सकती हो या नहीं भी। शांति देवी सुगंधा को अच्छी तरह से जानती थी कि वो उसे इस तरह तकलीफ में बैठे हुए नहीं देख सकती है। मैं जानती हूँ माँ जी, आप जानबूझकर ये सब कर रही है ना, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। अच्छा बताती हूँ, लेकिन पहले आप इस तरह अपने पैर को मोड़कर जो बैठी हुई है उसे सही कीजिए। आपको डॉक्टर ने मना किया है ना पैर को इस तरह मोड़ने से। हाँ लेकिन मुझे पता है ना कि मेरी बहू सिर्फ मेरे कहने भर से तो मानने नहीं वाली है, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ता है। मुस्कुराते हुए बोल हंसने लगी। उनकी बात सुन सुगंधा के भी उदास भरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो फिर अपनी सास के पास बैठते हुए बोलती है, माँ जी आप तो जानती ही है ना कि जब रियांश और परिधि की शादी हुई थी तो दोनों के बीच कुछ भी सही नहीं था, लेकिन फिर समय के साथ साथ धीरे धीरे उनके बीच सब सही होने लगा। तब मुझे थोड़ा भरोसा हो गया था कि शायद इन दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता बन सकता है, लेकिन जब से रियांश उसे उसके घर से लेकर आया है, मैं देख रही हूँ कि दोनों के बीच अभी भी सब कुछ पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया है। कुछ तो बात है उन दोनों के बीच जो वो हमसे छुपा रहे हैं, और इसीलिए मैंने जबरदस्ती उन दोनों को सिंगापुर भेजने का प्लान बनाया था ताकि उनके बीच की सारी दूरियां खत्म हो सके, पर मेरा सारा प्लान बेकार हो गया। वो दोनों तो सिंगापुर गए ही नहीं। अब आप ही बताइए माँ जी, अगर इसी तरह से ये दोनों अपने लाइफ में रहेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा। ये सोच सोच कर मैं परेशान हुए जा रही हूँ। अब सीधे सीधे तो ये बात पूछ भी नहीं सकती हूँ। देख बहू, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जगह पर सही हो, पर अभी अभी तूने खुद कहा ना कि जब रियांश की शादी परिधि बेटी से हुआ था तब उन दोनों के बीच कोई रिश्ते की उम्मीद ही नहीं थी। पर आज देख दोनों किस तरह से एक दूसरे के फीलिंग्स का केयर करते हैं, एक दूसरे की बात को सुनते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। ये सब समय के साथ ही हुआ है ना। अब अगर उस समय भी तुम इसी तरह परेशान होने लग जाती तो क्या होता। कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारी तबीयत बिगड़ती। तो क्यों इस बार तुम इतना परेशान हो रही हो उनके रिश्ते को लेकर। जब हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना तो हमें सब कुछ वक्त पर ही छोड़ देना चाहिए, वो सब सही कर देता है। और देख लेना, कुछ वक्त दो उनके रिश्ते को, उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि उन्हें अब अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की जरूरत है। शायद आप माँ जी सही बोल रही है, मुझे कुछ समय और उन दोनों को वक्त देना चाहिए, लेकिन तब भी उन्हें अपने रिश्ते के बारे में समझ में नहीं आएगी तो मैं खुद उन दोनों से इस बारे में खुलकर बात करूंगी। सुगंधा ये बोल शांति देवी के तरफ देखने लगी, जिससे शांति देवी उसके सर पर अपना हाथ रख सहलाते हुए उसके बातों में हामी भरती है। पर ये सारी बात दरवाजे के बाहर खड़ी परिधि सुन लेती है और अपनी सास के परेशानी की असली वजह सुन उसे बहुत दुख हो रहा था और वो उन्हें चाय देने के लिए भी अंदर नहीं जा पाई। आज हमारी वजह से माँ कितनी ज्यादा परेशान है और मैं उनके लिए कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। पता नहीं रियांश जी कब सब घर वालों को इस शादी वाली बात की असली वजह बताएंगे। मेरे तो सारे सपने टूट ही चुके हैं इस शादी से और मैंने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है, पर मुझे डर है कि जब पूरे घर वाले को, स्पेशली माँ को इस सब के बारे में सच का पता चलेगा तो फिर उन पर क्या बीतेगी। वो तो हमारे बच्चे का इंतजार कर रही है और कहा हमारे बीच ऐसा कुछ है भी नहीं। ये सोच वो वापस वहीं से मुड़ गई और सीधे अपने कमरे में चली गई। जब वो कमरे में पहुंची तो रियांश को अपने सारे कपड़े बेड पर फैलाए देख हैरानी से बोली, रियांश जी ये सब क्या है। आपने सारे कपड़े को इस तरह पूरा बेड पर क्यों फैला दिया है। अगर आपका मन नहीं था बैग अनपैकिंग करने का तो रहने देते ना, मैं बाद में सारे कपड़े सही से अनपैक कर देती। इस तरह पूरा कपड़ा भी गंदा कर दिए। हाँ तो क्या हो गया, ये मेरा कमरा है और ये कपड़े भी मेरे हैं। मैं इसे चाहूँ साफ से रखूँ या फिर गंदे कर दूँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। तुम जाओ उस विक्की की हेल्प करो, कपड़े की पैकिंग और अनपैकिंग करने में मुझे ये सारे काम खुद आते हैं तो मैं कर लूंगा, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है इसमें। ओके। रियांश इस तरह से परिधि से बात कर रहा था कि मानो परिधि ने उसकी कोई कीमती चीज छीन ली हो उससे, इसीलिए परिधि बोल पड़ी, रियांश जी मुझे आप ना बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आ रहे हैं।
मैं जितना सोचती हूँ कि शायद अब मैं आपको समझने लगी हूँ, आप कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि मुझे यकीन हो जाता है कि नहीं मैं गलत थी, मैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ पाई हूँ। और ये आपको कल से हुआ क्या है? कल से जब भी मुझसे बात करने के अलित मुंह खोलते हैं, बस तीखा ही बोलते हैं। मैंने आपका क्या बिगड़ा है? एक तो माँ की बातों के वजह से मैं पहले से ही इतना परेशान हूँ, वो भी सारी आपकी गलती की वजह से, और दूसरे आप हैं जो पता नहीं क्या सोच रहे हैं और सारा गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हैं। परिधि भी सुगंधा की बात सुनने की वजह से थोड़ा परेशान हो गई थी, और कमरे में आते ही रियांश की ताने उससे चुप नहीं रहा गया, और इसीलिए वो एक ही दम में अपनी सारी गुस्सा उस पर निकाल देती है। वो जब गुस्सा कर रही होती है तो रियांश उसे देखता ही रह जाता है, और जब वो देखता है कि परिधि बहुत परेशान सी लग रही है तो उससे रहा नहीं जाता है, और वो टेबल पर रखे ग्लास को उठा उसके पास जा खड़ा हो जाता है और उसके आंखों में आंखें डाल कहता है, लो पहले ये पानी पी लो, फिर जितना गुस्सा करना हो कर लेना। वैसे हुआ क्या है? तुम कुछ ज्यादा ही वरिड लग रही हो। सारी आपकी गलती है। आप जानते हैं माँ क्यों नाराज है हम दोनों से? हाँ जानता हूँ, क्योंकि हम सिंगापुर नहीं गए इसीलिए, पर इसमें इतनी परेशान होने वाली कौन सी बात है? मुझसे अच्छा से तो तुम माँ को जानती हो। तुम्हें तो अच्छे से पता है कि मॉम ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती है, फिर चाहे किसी भी बात से वो गुस्सा क्यों ना हो। तुम टेंशन मत लो, वो कुछ देर बाद खुद सही हो जाएंगी। आपकी तो बस यही जो खुद सारी बात सोच लेने की आदत है ना, वो मुझे बहुत बुरी लगती है। आपको पता है कि माँ हमें सिंगापुर किस लिए भेज रही थी? ताकि हम अपने इस शादी वाले रिश्ते को आगे बढ़ा सके। जो हम दोनों को तो पता है इसकी सच्चाई, पर उन लोगों के नजरों में तो हम दोनों के बीच सब ठीक हो गया है ना, तो अब उनकी इच्छा है कि हम उन्हें जल्दी से खेलने के लिए एक पोता या पोती दे दे। अब आप ही बताइए इस बात को माँ कब तक टालूं? आप बोले थे कि आप कुछ वक्त में सारे घर वालों को बता देंगे कि आप सिर्फ ये शादी उन लोगों के खुशी के लिए स्वीकार किए हैं, ना ही मुझसे प्यार करते हैं इसीलिए। तो फिर कब बताएंगे? क्योंकि मैं माँ से बार बार झूठ नहीं बोल सकती हूँ, जो सपना सच होगा ही नहीं, उसके बारे में सपने संजोने से तो उल्टा सबकी तकलीफ और बढ़ेगी ही। जब रियांश परिधि की बात सुनता है तो वो झट से दूसरी तरफ मुंह हकलाते हुए बोलने लगता है, हाँ तो बता दूंगा ना, अभी ऐसे अचानक से तो नहीं बता सकता हूँ ना। तुम कुछ दिन मैनेज कर लो, मैं सबको सारी बात बता दूंगा पक्का। रियांश ये बोल जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद परिधि एक गहरी सांस लेते हुए खुद में कहती है, पता नहीं जब सबको ये बात पता चलेगी तो क्या बीतेगा उन पर। इधर रियांश मन ही मन सोचते हुए चले जा रहा था, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं ही तो परिधि से कहा था कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, और ना ही कभी हम दोनों के बीच में पति पत्नी जैसा रिश्ता बनेगा, तो फिर ये बात जब वो मुझे सबसे आज बताने के लिए बोल रही थी तो इतना अजीब सा क्यों लग रहा था? मैं भी तो जानता हूँ कि हम दोनों के बीच में कुछ भी वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, तो फिर ये जो मुझे अजीब सा लग रहा है उसे क्या समझूं? रियांश अपने बातें किए सोचते हुए आगे बढ़े जा रहा था, तभी अचानक से वो विक्की के कमरे से जोर जोर हंसने की आवाज सुना। ये इतना जोर जोर किसके साथ हंसे जा रहा है? ये सोच वो उस कमरे की तरफ बढ़ गया, और जैसे ही उसने अंदर झांक देखने की कोशिश करी तो सामने सोफे पर परिधि बैठे बैठे विक्की की बातों पर जोर जोर हंसे जा रही थी, और विक्की भी अजीबो गरीब बात बोले जा रहा था। ये देख रियांश से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि परिधि विक्की के साथ इतनी खुश है, और इसी वजह से वो खुद का हाथ दरवाजे में लगे कुंडी से जख्मी कर लिया और वहां से तेजी में निकल गया। उसके जाते ही परिधि मुस्कुराते हुए बोली, तब कोमल तुम्हें कैसा लगा मेरा दोस्त? वैसे तो भाभी जब मैं इनसे पहली बार मिली तो मुझे कुछ खास नहीं लगे, पर अभी जब इनकी बात सुन रही हूँ तो ऐसा लगता है कि इनमें कुछ तो खास है, तभी ये दूसरे को इतना हंसा पाते हैं। सच में आप डेली 1 घंटे यहाँ पर आ जाया कीजिए और सबके सामने ऐसी ही फनी बातें किया कीजिए, इससे हम सबका कुछ मनोरंजन हो जाएगा। क्यों भाभी, मैं सही बोल रही हूँ ना? कोमल एकदम मजाकिया अंदाज में बोली। उसकी बात सुन परिधि हंस पड़ी, लेकिन विक्की बोल पड़ा, ओह तो आप फ्री में ही मुझसे काम करवाना चाहती है? तभी परिधि बोलती है, अच्छा कोमल आप विक्की से यहाँ बैठकर बातें कीजिए, मैं जाकर जरा देखती ही कहीं किसी को कुछ काम तो नहीं है ना। परिधि कमर से चली जाती है और कोमल और विक्की आपस में बातें करते रहते हैं।
कैफे। एक टेबल पर बैठे हुए काफी टाइम से गुस्से की वजह से एक के बाद एक कोल्ड ड्रिंक पिए जा रहा था। वो नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक नहीं थी बल्कि वहां पर कोल्ड ड्रिंक में शराब मिला रहता था। ये बात रियांश बहुत अच्छी तरीके से जानता था और उसके बावजूद भी वो एक के बाद एक ड्रिंक पिए ही जा रहा था और परिधि विक्की को एक साथ हंसते हुए बार बार इमेजिन किए जा रहा था। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यही तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी अरेंज वाला लव। दोस्तों आज इसी स्टोरी का एक और एपिसोड हम दोपहर में अपलोड कर देंगे।